भी एग्री बिजनेस है ना जी, उन सब में ब्राइट फ्यूचर जो है वो पोल्ट्री का है। 7-8 साल में ब्रॉयलर इंडस्ट्री डबल हो जाएगी, 10-11-12 साल के अंदर लेयर इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। कोई भी ये ना गारंटी से नहीं कह सकता, और मैं अगर गलत भी हुआ तो 1-8 साल से हो। सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ईट है, वर्सेटाइल है। तो ये सारा कंट्रोल जो है ये कंज्यूमर करेगा। मुझे सेलेनियम एनरिच्ड अंडा चाहिए, मुझे ओमेगा 3 अंडा चाहिए। हमें क्या है, हम क्यों तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दे। अगर तुम 10 रुपए अंडे का दो, हम ओमेगा 3 अंडा प्रोड्यूस कर दे। तुम दो हमें 150 रुपए चिकन का, हम एंटीबायोटिक फ्री कर दें। प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम होती है, अपने चिकनगुनिया आती है, अपनी सेल कम हो जाती है कि कोई भी वायरस आएगा वो पोल्ट्री की वजह से। और सबसे पहले जो है पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मीडिया में कोई समझता नहीं है। जो चिकनगुनिया नाम है उसका, चिकन से कोई लेना देना नहीं। एजुकेशन की बड़ी कमी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो दुर्भाग्य है, अनस्किल्ड और बिल्कुल लोग ऐसे जो एम्प्लॉयबल नहीं होते, वो सब हमारी इंडस्ट्री में आते थे। तीसरी चीज़ ये है कि जी वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है इस देश में। सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज सक्सेसफुल नहीं हुए। देखिए, गोदरेज टाइसन का जो जॉइंट वेंचर था, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अभी ख़त्म हो गया है। अच्छा संबंध रहा, जितना हम उनके साथ सीखे, जिन्होंने उतना हमें सिखाया, वो हमें बहुत बहुत हम कहते हैं उसके हम धन्यवादी हैं। पोल्ट्री जो है लगभग 9 से 10% ग्रो कर रही है पिछले 10 साल में वॉल्यूम में भी। दुनिया 7-8 भी कहती है, 9-10 भी कहती है। मेरे हिसाब से ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 17-18% पे ग्रो कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चिकन धीरे धीरे प्रोसेसिंग की तरफ जाने लगा। तो मुझे लगता है कि ये पेस मेंटेन रहेगा। कितना ज़बरदस्त तालमेल की कमी है जी वो लॉ बनाने में और लॉ इम्प्लीमेंट करने में। दूसरी चीज़ है, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है कई बार थोड़ा ओवर स्टेप कर देते हैं। कि कल तरुण श्रीधर साहब ने भी कहा कि भाई तुम्हें ये बताना है कि फूड सेफ है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं बताना कि तुम्हें खाना क्या है। तो पोल्ट्री फार्मर जो है वो जो है इंटीग्रेटर के साथ ही अटैच होकर सर्वाइव कर पाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब हमने कई स्टडी करी है, जो नंबर ऑफ फार्मर्स इन पोल्ट्री इंडस्ट्री आर इंक्रीजिंग, क्योंकि वो इंटीग्रेटर के साथ अटैच है। उसकी ग्रोथ है तो इनकी ग्रोथ है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो फार्मिंग में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं पोल्ट्री टेक्नोलॉजी से दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे BS यादव सर, जो MD हैं गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के। सर, मेरा पहला सवाल, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की बहुत कमी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से इसको फेस कर रही है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, मैनेजर्स नहीं है, लेबर नहीं है, सुपरवाइजर्स नहीं है। आप क्या इसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्या है इसका? देखिए जी, पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो दुर्भाग्य है कि जो सबसे अनस्किल्ड और बिल्कुल लोग ऐसे जो एम्प्लॉयबल नहीं होते, वो सब हमारी इंडस्ट्री में आते थे जी। तो उस कई गवर्नमेंट स्कीमों की वजह से, जैसे मनरेगा है या और सेक्टर्स में बढ़ोतरी की वजह से, वो सब लेबर जो है उधर जाने लग गई है। तो हमारे पास जो है क्वालिटी ऑफ लेबर इम्प्रूव नहीं हुई है। ये कोई भी खुशी से ये काम नहीं करना चाहता। तो अनस्किल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो सोल्यूशन है, जो बहुत सारे हमारे बड़े जो इंटीग्रेटर्स हैं और फार्मर हैं उन्होंने निकाला है, वो है ऑटोमेशन। ठीक है जी। और ऑटोमेशन ही एक ऐसा तरीका है, और हमारे देश में नहीं, हर देश में ऑटोमेशन ही जो था वो इसमें कारगर साबित हुआ। दूसरी चीज़ है, जो स्किल्ड मैन पावर की बात कर रहा हूँ मैं, जो 12th क्लास पास बच्चे हैं या जो पोल्ट्री में आना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही हैं ऐसे अपने लोगों के लिए। बट वही है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी अगर आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे मैनुअल सिस्टम में, तो वो टिकेंगे नहीं। जब और ऑटोमेटिक सिस्टम रखते हैं तो उनको इक्विपमेंट हैंडल करना अच्छा लगता है, उनको लगता है मशीनों पे काम कर रहे हैं। तो ये है। तीसरी चीज़ ये है कि जी वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है इस देश में। तो हमने कई बार सरकार से कहा है, और कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो सीटें इंक्रीज भी करी हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेज सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट चाहिए जो प्राइवेट में अभी तक बना नहीं है। लेकिन फ्यूचर यही है कि हमें या तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी या प्राइवेट वेटनरी कॉलेज सक्सेसफुल होंगे, तभी वेटनरियंस का शॉर्टेज सॉल्व हो पाएगा। थैंक यू सर।
बहुत पहले से गोदरेज और टाइसन का एक टाई अप है प्रोसेस चिकन के लिए। आप गोदरेज टाइसन वर्सेस हमारी जो इंडियन पोल्ट्री की वेट मार्केट है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गोदरेज टाइसन का जो जॉइंट वेंचर था, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि अभी ख़त्म हो गया है जी। तो 2008 में हमने ये किया क्योंकि हमें ये पता चला कि ये थोड़ा टेक्नोलॉजी की चीज़ है, और सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है प्लांट टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें कुछ सीखना है, ब्रांडिंग में सीखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीखना है, और इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ टाइसन के साथ। अभी 1 साल पहले टाइसन जो है उन्होंने हम अपना शेयर हमें बेच दिया। अब ये कंपनी गोदरेज फूड्स कहलाती है और ये 100% सब्सिडी है गोदरेज एग्रोवेट। तो हमारा जो टाइसन को लाइव बर्ड समझ में ही नहीं आता था, तो हमारा सारा फोकस जो था वो प्रोसेस बर्ड पे था। और अगर आप मेरे से पूछें कि यमीज़ में जो जितनी भी हमने प्रगति करी है उसमें टाइसन का जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फूड साइंस टेक्नोलॉजी है वो बहुत कारगर साबित हुई है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ और मैंने कई इंटरव्यू में किया है कि हर जॉइंट वेंचर का एक टाइमिंग होता है, उसके बाद वो जॉइंट वेंचर जो है उसका कुछ उद्देश्य नहीं रह जाता। तो वही हुआ, टाइसन का अपना फोकस था, हमारा अपना फोकस था। एक जॉइंट वेंचर में डिसीजन मेकिंग में दोनों पार्टनर को साथ रहना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना टाइसन के साथ हमारा अच्छा संबंध रहा, जितना हम उनके साथ सीखे, जिन्होंने उतना हमें सिखाया, वो हमें बहुत बहुत हम कहते हैं उसके हम धन्यवादी हैं। दूसरी चीज़ प्रोसेसिंग फ्यूचर है। आपने देखा है कि हर साल 1-2 प्रोसेसिंग प्लांट आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को पता चल गया हाइजीन के बारे में। तो पहला रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो रेवोल्यूशन है जो अपना जितनी भी इंस्टीट्यूशनल सेल है, जो लगभग 50-60% पोल्ट्री जो है वो इंस्टीट्यूशनल में जाता है, होरेका में जाता है। तो वहाँ पे तो दुनिया कहती है कि यार हम तो मतलब थोड़ा हाइजीनिक लेंगे, क्योंकि कस्टमर भी अब पैसे देने को तैयार है। तो इसलिए प्रोसेसिंग प्लांट आ रहे हैं। तो रिटेल में अभी तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ जो हमारे तरफ से। वैसे स्विगी से, ब्लिंकिट से, लिशस से, इनसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन जो हमारी कंपनियों का जैसे रेल गुड चिकन, वेंकीज और आपकी और कंपनियां जो है, लाइफलाइन है, नंदूज है, उनके बिजनेस मॉडल अभी भी जो है वो काफ़ी कम है। इसका फ्यूचर यही है कि हमें अल्टीमेटली प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ाने पड़ेंगे। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ जी। पोल्ट्री जो है लगभग 9 से 10% ग्रो कर रही है पिछले 10 साल में वॉल्यूम में जी। दुनिया 7-8 भी कहती है, 9-10 भी कहती है। मेरे हिसाब से ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है उसका। उसमें जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 17-18% से ग्रो कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव चिकन धीरे धीरे प्रोसेसिंग की तरफ जाने लगा। तो मुझे लगता है कि ये पेस मेंटेन रहेगा। 10 साल में मेरे ख्याल से आधी इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग पे पहुंच जाएगी। आप देखिए जितने बड़े प्लेयर हैं आजकल बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि यही फ्यूचर है। हमारे यहाँ फूड लॉज अभी जब मैं पीछे पंजाब में था गढ़वासू में, तो कुछ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और BIS का कुछ एक इशू चल रहा था। तो ये लॉज हमारे पीछे हैं, हम इनके आगे आगे भाग रहे हैं, तो कितना ये हमें पकड़ पाएंगे? हमारी फीड इंडस्ट्री इन लॉज से बहुत परेशान है कि ये बड़े अनाश शनाब से लॉ हैं। देखिए, हम जो है हम एसोसिएशन में और एज ए कंपनी हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन सब पैनल्स में, इन सब जितनी भी ये संस्थाएं हैं, इनमें फार्मर्स का, कंपनियों का पार्टिसिपेशन हो, जो हमारी बात भी सुनी जाए। तो मतलब मैं इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस कर सकता हूँ कि कितना ज़बरदस्त तालमेल की कमी है वो लॉ बनाने में और लॉ इम्प्लीमेंट करने में। दूसरी चीज़ है जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है कई बार थोड़ा ओवर स्टेप कर देते हैं। कि कल तरुण श्रीधर साहब ने भी कहा कि भाई तुम्हें ये बताना है कि फूड सेफ है कि नहीं, तुम्हें ये नहीं बताना कि तुम्हें खाना क्या है। ये थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ कि जो पिछले कई वर्षों में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ना सुनने को तैयार है, बात करने को तैयार है। अगर हम सही टाइम पे सही पार्टिसिपेशन करें और हमारा भी जो है फोकस जो है वो बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बेटरमेंट ऑफ फार्मर है, तो हमारे सारे इनिशिएटिव सरकार के साथ सक्सेसफुल होंगे। और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम एक अच्छा कोहेरेंट फूड लॉ बना पाएंगे अपनी इंडस्ट्री के लिए, जो हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, फार्मर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी होगा। थैंक यू सर। मैंने कल आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप एक बच्चे के साथ बात कर रहे थे, ये भारत का किसान है।
उस किसान के बदले अगर आप पोल्ट्री किसान की बात करें तो आप पोल्ट्री किसान को कहाँ देखते हैं उस सिचुएशन में? पोल्ट्री किसान तो मेरे ख्याल से अभी बचने वाला नहीं है। ब्रॉयलर के अंदर तो लगभग ख़त्म ही हो गया। आपने देखा कि जो आपकी ओपन फार्मिंग है वो 15 से 20% रह गई है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो है सारा का सारा इंटीग्रेशन का जो 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 सक्सेस फैक्टर वो ये था कि हमने फार्मर से प्राइस रिस्क निकाल दिया जी। क्योंकि पहले फार्मर को रिस्क लेना पड़ता था प्राइस का। उसने चूज़ा खरीदा 40 रुपए का और सब प्रिपेयर किया और बाद में 70 रुपए किलो बेचना पड़ गया, तो वो तो बेचारा लुट जाता। तो वो रिस्क निकाल लिया। तो पोल्ट्री फार्मर जो है वो जो है इंटीग्रेटर के साथ ही अटैच होकर सर्वाइव कर पाएगा। और यही सब चीज़ें जो हैं एग में होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप बाहर भी जाएं, किसी भी हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाएं, तो 8-10 बड़ी बड़ी कंपनियां एग की होती हैं जी। उनके अपने बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 5-5, 10-10 लाख लेयर के, और वो फार्मर के साथ भी काम करती हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मेथड पे। तो इस इंडस्ट्री का यही फ्यूचर है जी। ब्यूटी ये है कि आप अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, रोजगार बढ़ाता है जी, बिल्कुल। तो अगर हम ये कहते हैं फार्मर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है जी। आप ये देखिए कितने फार्मर पोल्ट्री में आए हैं इंटीग्रेशन की वजह से जी, क्योंकि उनका रिस्क नहीं है जी, बिल्कुल। उनको कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग चार्जेस मिलने हैं। तो इसका जो एक बहुत जो गुड साइड इफेक्ट है, आप देखिएगा कि इससे हमारे गाँव में रोजगार बढ़ेगा और ये साइड इनकम बढ़ेगी इससे। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे लैंड होल्डिंग छोटा होता जा रहा है जी, तो एनिमल एग्रीकल्चर ये नहीं है कि गवर्नमेंट पुश कर रही है या हम पुश कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। उसका एक और रीजन ये भी है कि प्योर एग्रीकल्चर में 1-1.5 एकड़ में क्या होगा जी, बिल्कुल। लेकिन वो अगर 5 गाय रख लेगा जी, तो उसको उससे ज्यादा इनकम हो जाएगी। ऐसे ही अगर वो 2000 मुर्गे पाल लेगा तो ये है जी। तो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब हमने कई स्टडी करी है जी, नंबर ऑफ फार्मर्स इन पोल्ट्री इंडस्ट्री आर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन आने के बाद भी, क्योंकि वो इंटीग्रेटर के साथ अटैच है। उसकी ग्रोथ है तो इनकी ग्रोथ है। क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ना जी सिर्फ इंटीग्रेटर नहीं कर सकता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो फार्मिंग में। वो सारे फार्म क्यों बनाए जब फार्मर को लोन मिल सकता है। थैंक यू सर। हमारे यहाँ ब्रॉयलर के प्राइसेस और एग के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस रहता है। रोज आज अंडा एकदम से ऊपर चढ़ गया, दूसरे ही दिन डाउन हो गया। आज मुर्गे का रेट 120 था, आज एकदम से 70-75 रह गया। एकदम से इतना वेरिएशन है। इसमें इंटीग्रेटर एज ए बहुत बड़े आप इंटीग्रेटर भी हैं, तो उसमें आपका क्या रोल है? आप प्राइस मेंटेन कर सकते हैं या वो उसी तरह गाजीपुर मंडी या दूसरी मंडियों पे डिपेंड है? देखिए जी, 3 चीज़ें इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं प्राइस के लिए। प्राइस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जी सबको पता है कि भाई कितना प्लेसमेंट है, कितना ये है, कितना प्रोडक्शन है। हमें इंफॉर्मेशन होती नहीं है जी। हमें तो मतलब जो है हम पोस्टमार्टम करते हैं। जब प्राइस टूट जाता है तो हम कहते हैं अरे बड़ा सरप्लस है यार। तो हमें अब ये आप बता दीजिए मुझे कि नवंबर में सरप्लस होगा कि शॉर्ट होगा, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट नंबर नहीं है, लोग शेयर नहीं करते। इस इंडस्ट्री में हम तुक्के मारते रहते हैं कि भाई 100 मिलियन प्लेसमेंट है अपना हफ्ते का, कि 110 मिलियन है, 90 मिलियन है, और तीनों नंबर करेक्ट है अपने अपने हिसाब। तो ये सबसे पहला है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पैचेज ऑफ अंडर सप्लाई और पैचेज ऑफ ओवर सप्लाई आएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब तक कमोडिटी रहेगा तब तक ट्रेडर इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ये देखिए कि स्टेबिलिटी जो है, बहुत सारी कमोडिटीज के अंदर स्टेबिलिटी आई है। जैसे पल्सेस के अंदर स्टेबिलिटी आई, ग्रेन में स्टेबिलिटी आई, जब से बड़ी कंपनी आ गई है। तो उसमें ब्रांड जो है रोज प्राइस नहीं चेंज कर सकते। अगर उन्होंने मान लीजिए कि कम से कम 1-1.5 महीने तो उन्हें प्राइस रखना पड़ता है। लेकिन पहले आपको पता है कि जी पंसारी की दुकान पे आज हमने दाल 70 रुपए किलो खरीदी, कल 75 हो जाएगी, नहीं तो 65 हो जाएगी। तो वो वोलेटिलिटी ब्रांडिंग की वजह से नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर को भी वोलेटिलिटी पसंद नहीं आती। जब तक हम जो है ये इस मार्केट में हम कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे तो तब तक ये प्राइस स्टेबिलिटी आएगी नहीं मार्केट तक हमारे लिए। मैं पहले बहुत बार कहता था, कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि मैं बहुत वरीड होता था कि हम प्रोड्यूसर है यार, हम मार्केटियर नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम अच्छा माल बनाएंगे, हमारे आपको मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है जी। आप अच्छा माल बना सकते हैं, अमेजन बेचने के लिए तैयार है, स्विगी बेचने के लिए तैयार है, जोमेटो बेचने के लिए तैयार है, फ्लिपकार्ट बेचने के लिए तैयार है। कितने छोटे एंटरप्रेन्योर छोटे शहरों में जो है बहुत अच्छा माल बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इनके थ्रू कर।
हमारे यहाँ बड़े इंटीग्रेटर तो हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कुछ छोटे मिड साइज इंटीग्रेटर जिसको कहते हैं, कि वो एक किसी शहर का एक डिस्ट्रीब्यूटर था, दवाई बेचता था या इक्विपमेंट बेचता था। वो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास हैचरी है, ना फीड मिल है, ना फार्म है, ना दवाई है, पर वो भी इंटीग्रेटर बना हुआ है। वो भी 2 लाख मुर्गे पलवाता है, मुर्गे बेच के, और अपना काम चलाता है। तो ऐसे इंटीग्रेटर का, ये जो मिड साइज इंटीग्रेटर हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले, उनका फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से? वो देखिए जी, ये जो है थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक होता है। अगर कल को हम जो फीड बेच रहे थे, अगर फीड नहीं बिके तो कुछ तो हम करेंगे ना जी। तो हम जो है इंटीग्रेशन में गए या हम कोई और काम करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि मेरी एडवाइस यही है छोटे इंटीग्रेटर को, कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो उसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ब्रीडर फार्म और हैचरी लगाएंगे तो आपका फिर 2-3-4 रुपए आपका बर्ड सस्ता होगा, इज़न्ट इट? बिल्कुल। अगर आप दुकानें खोल लेंगे तो आपको आगे की तरफ 3-4 रुपए आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आप सिर्फ मार्केट के भरोसे नहीं रह जाएंगे। तो आपको अगर इस खेल में रहना है तो अगर आप कमाई कर सकते हैं और कर रहे हैं तो थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेट करिए, ठीक है? नहीं तो अगर सबसे अच्छा तो ये किसी बड़े इंटीग्रेटर के साथ लग जाए। हमारे यहाँ मक्का का अभी आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है। मक्का पहले सोया था, 100 रुपये किलो तक भी लोगों ने खरीदा। मक्का और सोया की अवेलेबिलिटी पे आपके बारे में कुछ विचार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुझे ना, जब मैं तो, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी गांव का है जी। जी बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो बेशक बिजनेस में मुझे तकलीफ हो, लेकिन मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है कि फार्मर को मिल रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था जी, 20-25 साल पहले, मैं जब बहुत छोटा था, मतलब कोई 40 साल पहले की बात होगी, मैं आड़त पे गया था जी एक बार रेवाड़ी में गेहूं बेचने। तो फिर मैंने देखा था कि यार हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये तो यार, ये कोई काम है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, हमें पता ही नहीं प्राइस क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। वो एक पर्ची बन के मिल गई, उसने भी वो कैश नहीं दिया। उसने कहा भाई ये पर्ची रख लो, ये तुम अगले हफ्ते में आना, 2 अगले हफ्ते में आना, पैसे ले जाना, जब जरूरत हो तब आके पैसे ले जाना। तो वहां से हमने ना जी बहुत तरक्की करी है। कम से कम आज फोन के ऊपर अपना फार्मर प्राइस देख रहा है जी, तो उसको पता है कौन सी मंडी में बेचने का है। और मिडिल मैन का जो मार्जिन है, जो पहले बहुत ज्यादा होता था, धीरे धीरे कम हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जी इस बारे में। बाकी बची पोल्ट्री का हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इसमें फेजेस होंगे जी। पहला फेज जो होगा कि प्राइस बढ़ गया जी, इस साल प्राइस बढ़ गया तो एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एरिया बढ़ेगा तो वो इरिगेटेड एरियाज में आएगा। फार्मर कहेगा यार यहाँ पैसे मिलते हैं, तो अपने हरियाणा पंजाब के फार्मर्स ने भी मेज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक बार ये उसके पीछे लग गए तो ये अमेरिका की प्रोडक्टिविटी हरा देंगे। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि जी ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो उनको भी पैसा मिलेगा। हम तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ा ही लेंगे, है ना। मार्केट अभी नहीं रिएक्ट करेगी, 3 महीने 4 महीने में रिएक्ट करेगी, लेकिन ये फिर भी अपनी ना पूर्ति नहीं होने वाली है। एथेनॉल बढ़ता रहेगा, 16 से 20 मिलियन टन एथेनॉल के लिए चला जाएगा अगले 3 साल में। तो हमें जेनेटिक्स के ऊपर कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी, या तो हमें इंपोर्ट खोलना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, और हमें लॉन्ग टर्म में जीएम लाना चाहिए। मैं आयोवा स्टेट की अभी एक मीटिंग थी अमेरिका में, इधर बम्बई में, उनके गवर्नर साहिबा आई थी, उनके फार्मर आए थे। मैं तो सुन के ताज्जुब हो गया। 4-4.5 टन पर एकड़ मक्का का उनका यील्ड है। चलिए साहब, हमारा सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन हम 1.5 टन से 3 टन तक तो पहुंच सकते। तो यही सोल्यूशन है जी। तो फार्मर को अच्छा पैसा मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्टमेंट करेगा वो फार्म पे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छा सीड डालेगा, फर्टिलाइजर डालेगा, तो ही विल नॉट ट्रीट, उसको भी वैसा ही ट्रीटमेंट अगर वो देगा जैसे गेहूं और चावल को देता है, तो यहाँ भी आप 2.5 से 3 टन पर एकड़ पहुंच जाएंगे आराम। इसका फ्यूचर यही है कि हमें अपनी जेनेटिक्स, अपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो फार्मर को पैसा मिलेगा, खुशी की बात है, वो इन्वेस्ट करे, वो ग्रो करे, वो शिफ्ट करे। देश का भी जो उद्देश्य यही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो। ओवरऑल आप क्या समझते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? हम बढ़ेंगे, बढ़ तो रहे ही हैं, हर साल दर साल हम बढ़ रहे हैं। फार्मर जैसे इंटीग्रेटर में जा रहा है, लेयर भी बहुत एक्सपेंशन हो रही है, ब्रीडर का भी फ्यूचर अच्छा लगता है कि चिक्स लेने वाले लाइन लगा के खड़े हैं, चिक्स ले रहे हैं। ओवरऑल फ्यूचर आपको क्या लगता है, पोल्ट्री हम किस रेट, जो जितने भी एग्री बिजनेस है ना जी, उन सब में ब्राइट फ्यूचर जो है वो पोल्ट्री का है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जी,
7-8 साल में ब्रॉयलर इंडस्ट्री डबल हो जाएगी, 10-11-12 साल के अंदर लेयर इंडस्ट्री डबल हो जाएगी। कोई भी ये ना गारंटी से नहीं कह सकता, और मैं अगर गलत भी हुआ तो 1-8 साल से होगा। तो इतना मतलब जो है, जैसे जैसे देश अमीर होगा, चिकन और एग्स जो है सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है, इजी टू हैंडल है, इजी टू ईट है, वर्सेटाइल है। उसमें मतलब कोई और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मटन से कंपेयर करें या किसी फिश से कंपेयर करें, उसका सप्लाई चेन बड़ा मुश्किल है जी। बिल्कुल, हमारा मुश्किल नहीं है। आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी अंडा भेजना, आप भेज सकते हैं, करेक्ट। तो ये जो है, आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नंबर ऑफ फार्मर्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट फार्मर नहीं होंगे, इंडिविजुअल फार्मर नहीं होंगे, वो इंटीग्रेटर के साथ अटैच होंगे। उसी में उनका भी भला है, क्योंकि प्राइस रिस्क नहीं है। हमारे फार्मर इस कंडीशन में कि रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये है, वही चीज़ है कि जी पैचेज आएंगे, अंडर सप्लाई के, ओवर सप्लाई के, वॉलेटिलिटी रहने वाली। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 15-17% पे ग्रो करेगी। सारे होटल, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री जो है, उनको प्रोसेस चिकन चाहिए, उनको हाइजीनिक चिकन चाहिए, क्योंकि उनको फूड लॉस के साथ लड़ाई नहीं करनी। बिल्कुल। फूड लॉस टाइट होते रहेंगे तो धीरे धीरे वो भी सब सुधर जाएंगे। तो ये सारा कंट्रोल जो है, ये कंज्यूमर करेगा। कंज्यूमर कहेगा मुझे अच्छा चिकन चाहिए, मुझे अच्छा अंडा चाहिए, मुझे सेलिनियम एनरिच्ड अंडा चाहिए, मुझे ओमेगा 3 अंडा चाहिए, हमें फूड सेफ्टी चाहिए। वो रेस्टोरेंट को, होटल को डिस्प्ले करना पड़ेगा कि वो ऐसे FSSAI सर्टिफाइड है, प्रोसेसिंग प्लांट को करना पड़ेगा। तो ये सब होगा तो पूरी चेन इंप्रूव हो जाएगी। हमें क्या है, हम क्यों तो कुछ भी प्रोड्यूस कर दे। अगर तुम 10 रुपए अंडे का दो, हम ओमेगा 3 अंडा प्रोड्यूस कर देंगे, इज़न्ट इट। तुम दो हमें 150 रुपए चिकन का, हम एंटीबायोटिक फ्री कर देंगे, इज़न्ट इट। बिल्कुल। प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम, तुम ही तो प्राइस ही तो नहीं दे रहे तुम। बिल्कुल, लेने वाला होना चाहिए, देने को तो प्रोड्यूसर तो फार्मर कुछ भी बना देगा, बना ही रहे। अभी इतना बड़ा ऑर्गेनिक का रेवोल्यूशन हो रहा है, ये कौन सा कोई बम्बई शहर में हो रहा है, ये गांव में तो हो रहा है। गांव में हो रहा है, बिल्कुल सब जगह हो रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने आपको सुना है, और आप एक अपने प्रेजेंटेशन में और अपने भाषण में आप बोलते हैं कालू है एक हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में। वो क्या है कालू, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हुआ क्या था जी कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अपने चिकनगुनिया आती है, अपनी सेल कम हो जाती है, बर्ड फ्लू आता है, सेल कम हो जाती है, कोविड आता है, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री का नाम जो है ना सिनोनिमस हो गया वायरस से, कि कोई भी वायरस आएगा वो पोल्ट्री की वजह से। और सबसे पहले जो है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मीडिया में कोई समझता नहीं है जी, तो वो जो है वो कहते हैं यार बस चिकन खाना बंद करो। मेरे घर में मतलब मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ, कम से कम 10 लोग मुझे कहते हैं कि यार मतलब क्या यार चिकन का क्या है। मैंने कहा चिकनगुनिया नाम है उसका, चिकन से कोई लेना देना नहीं। एजुकेशन की बड़ी कमी है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि हमें एजुकेशन के ऊपर जोर देने का है। तो कालू जो था, वो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं कि भाई जो मेरा ननिहाल है जी, रेवाड़ी के पास गाँव है, तो हम दिल्ली में रहते थे, तो छुट्टियों में जाते थे। तो एक बड़ा शरारती लड़का था जी, तो वहाँ तो आपको गांव में आप तो जानते हैं कि ऐसे ही नाम होते हैं, तो कुछ भी गड़बड़ होती थी वो कालू पकड़ा जाता। तो हम जो है फूड इंडस्ट्री के कालू है। तो जो मैंने एनालॉजी दी थी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 100-150 करोड़ रुपए साल का खर्चा है 5 साल के लिए, और उससे हमारा 50,000 करोड़ बचेगा जी फ्यूचर में, अगर हम एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करें, एजुकेशन करें। आजकल जो है वो खर्चा भी धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो मुझे सारी दुनिया से बात करने की जरूरत नहीं, मैं तो 100 करोड़ लोगों से इंडिविजुअली बात कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन इसमें सस्टेन चाहिए जी। लोग कहते हैं कि भाई एक झूठ कई बार बोलो तो सच लगता है, हम कहते हैं हमें एक सच ना कई बार बोलना, तो ये झूठ को जो है गिराने के लिए। और इतना ज्यादा ये जो मैं आपको बताता हूँ कि जो खराब पब्लिसिटी करने वाले आदमी है ना, 1 साल में दिखने बंद हो जाएंगे। मैं एक कंपनी से आता हूँ जिनका पूरा बिजनेस जो है कंज्यूमर का है। हम देश की इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनियों में जी, बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस है 50 साल का कि हम ये हैंडल कर सकते हैं। और हमारी इंडस्ट्री भी इसको हैंडल कर सकती है, बशर्ते कुछ लोग आगे आए और उसको। आप ये देखिए ना जी, मेरे ख्याल से अगर मार्केट वैल्यू की बात करें, मार्केट प्राइस पे 3.5 लाख करोड़ के आसपास, 3 से 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। हमारे लिए क्या है 50-60 करोड़ रुपए साल? बिल्कुल कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बात लोगों तक पहुंचे, मुझे बड़ी खुशी है। थैंक यू सर, थैंक यू।